नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल पाल और आप देख रहे हैं एडुनगर। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इजराइल और यूएई के बीच में जो पीस एग्रीमेंट हुआ है उसका सिग्निफिकेंस क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है ग्लोबल ऑर्डर को लेकर, और ये एग्रीमेंट किस तरीके से इंडिया के जो रिलेशंस हैं इजराइल के संग, मिडिल ईस्ट के नेशन के संग और जो यूएसए के संग जो रिलेशन है उसको किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा। खासकर यूपीएससी के स्टूडेंट होने के नाते आपका ये दायित्व है कि आप इंडिया के जितने भी रिलेशनशिप की जो कंट्रीज़ हैं उनके इंटरेस्ट को जानें और जो इंडिया के इंटरेस्ट को हर्ट करते हैं या इम्पैक्ट करते हैं आप उसको अच्छी तरह के समझें। सो लेट्स स्टार्ट। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक अपील कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और ज़्यादा आने वाली इन्फॉर्मेशन वीडियो को आसानी से देख सकें। तो देखिए, इस पूरे जो एग्रीमेंट हुआ है इसमें टोटल 3 मेन प्लेयर हैं। पहला है यूएसए, दूसरा है इजराइल और तीसरा है यूएई। तो इन तीनों की तरफ से एक जॉइंट स्टेटमेंट आया है कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये मिडिल ईस्ट रीजन के लिए बहुत, पहली बात तो इम्पॉर्टेंट है और दूसरा ये गवाही है बोल्ड डिप्लोमेसी की, और जो तीनों लीडर ने करेज दिखाई है ये मिडिल ईस्ट में एक ग्रेट पोटेंशियल अनलॉक करेगा। ओके, और यहाँ पे आप दूसरा देख सकते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू जो इस समय इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस डे को, यानी कि इस पीस एग्रीमेंट जो हुआ है उस डे को एक हिस्टोरिक डे बताया है इजराइल की हिस्ट्री में। और हिस्टोरिक डे किस लिए बताया है ये हम इस पूरी वीडियो में देखेंगे कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। और इन्होंने ये हिब्रू भाषा में ट्वीट किया है ट्विटर पर। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जो यूएसए के प्रेसिडेंट है उनका ट्वीट, ह्यूज ब्रेक थ्रू टुडे, हिस्टोरिक पीस एग्रीमेंट बिटवीन आवर 2 ग्रेट फ्रेंड इजराइल एंड यूएई। और यहाँ दूसरा ट्वीट है बेंजामिन नेतन्याहू जो इस समय प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के। आप देख सकते हैं उन्होंने बोला है कि ये एक न्यू एरा की स्टार्ट। इसका मतलब देखिए एक इम्पॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है इस पूरे एग्रीमेंट की। ओके, इसीलिए इतना जो इसे बोला जा रहा है हिस्टोरिक डे या न्यू एरा, ठीक है, ये एक किस तरीके से ये इम्पैक्ट कर रहा है ये हम देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ी सी ज्योग्राफी समझेंगे पूरे वर्ल्ड की कि ये हम किन इलाकों की बात कर रहे हैं, ये किन कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं। तो देखिए ये है इंडिया, ठीक है, और इंडिया से आप जब वेस्ट में जाएंगे तो ये है यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और इंडिया और यूएसए के बीचों बीच पड़ता ही है मिडल ईस्ट। ओके, मिडिल ईस्ट। तो इन जो मिडिल ईस्ट में इजराइल और यूएई पढ़ते हैं और हम इसी रीजन की बात कर रहे हैं और यहीं पर वो पीस एग्रीमेंट हुआ है। ये वाला मैप काफ़ी जूम इन मैप है, इसमें आप आसानी समझ सकते हैं कि यूएई और इजराइल कहाँ है। तो देखिए ये है यूएई, ध्यान रखिएगा यूएई की राजधानी अबू धाबी है, ठीक है, सऊदी अरेबिया की अबू धाबी नहीं, यूएई की अबू धाबी है और सऊदी अरेबिया की है रियाद, ठीक है। तो यूएई से आप जब ये देखें तो ये है इजराइल। ओके, आपने मैप देख लिया तो यूएई ये रहा इजराइल, और थोड़े और आप जरूर नेशन याद रखिएगा। पहला है इजिप्ट, क्योंकि इनका बार बार जिक्र आएगा, तो ये है इजिप्ट, ठीक है, और ये है यहाँ पर इजराइल के नॉर्थ साइड में लेबनान। ओके, लेबनान लैंडलॉक कंट्री नहीं, याद रखिएगा, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन कौन से नेशन मेडिटेरियन सी को टच करते हैं, वो भी कई बार पूछा जा चुका है, बार बार रिपीट को। तो इजराइल के आप याद रखिए कंटेक्स्ट में कि ऊपर है लेबनान और नीचे की तरफ पड़ता है साउथ। और जो ये आप वी करके, एक मिनट फ्रेश कर देता हूं इसे, तो आप जो ये वी करके देख रहे हैं ये, इसको कहते हैं सिनाई पेनिनसुला। तो इजराइल का जो बॉर्डर लगता है इजिप्ट के संग वो लगता है सिनाई पेनिनसुला के थ्रू। ओके, तो आगे देखते हैं। तो देखिए इस पूरे डील का सिग्निफिकेंस क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो इजराइल और यूएई एम्बेसी एक्सचेंज करेंगे, क्योंकि जब से इजराइल का जन्म हुआ है तब से आज तक यूएई और इजराइल ने आज तक एम्बेसी एक्सचेंज नहीं करी है। ज़्यादातर होता क्या है, देखिए जैसे हम इंडिया के नागरिक हैं तो हमारी एक एम्बेसी दुनिया के ज़्यादातर जो बड़े देश हैं वहाँ पर होती है, जैसे रशिया हो गया, यूएसए हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, ज़्यादातर देशों में होती है। लेकिन कुछ देशों को क्या होता है कि जब उनसे डिस्प्यूट होता है तो वहाँ पे उनको रिकॉग्निशन ही नहीं देते हैं। तो इस तरीके का जब डिस्प्यूट स्टार्टिंग में था तो लगभग 70 साल तक यूएई ने उसको रिकॉग्निशन ही नहीं दिया इजराइल को। तो अब पहली बार 70 सालों में एम्बेसी एक्सचेंज होगी।
साथ ही साथ इनमें बिजनेस बढ़ेगा, पीपल टू पीपल कांटेक्ट होगा यूएई और इजराइल के लोगों के बीच, इससे फर्दर बिजनेस एनहेंसमेंट होगा। ओके, तो इससे रीजन के लिए भी स्टेबिलिटी होगी, और जहां बिजनेस स्टार्ट होता है वहां लोगों को भी जॉब, एम्प्लॉयमेंट और पीस अपने आप आनी स्टार्ट हो जाती है। साथ ही इस पूरे एग्रीमेंट का एक इंपॉर्टेंट क्रस्ट ये भी है कि ये इजराइल को रोकेगा नहीं, मतलब कुछ समय के लिए ये थाम देगा उसके जो एनेक्सेशन प्लान है वेस्ट बैंक की तरफ। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं वेस्ट बैंक कौन से एरिया को कहते हैं दोबारा से। देखिए जो ये इजराइल है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये इजराइल है। इजराइल का ये जो नॉर्थ साइड है, ठीक है, ये जो नॉर्थ साइड है, इसका जो थोड़ा सा इसको कहते हैं वेस्ट बैंक। ओके, और जो इजिप्ट से लगता हुआ एरिया है उसको हम कहते हैं गाजा स्ट्रिप। बिल्कुल छोटा सा एक रीजन है, उसको हम कहते हैं गाजा स्ट्रिप, और जो यहाँ पे जो छोटा सा एरिया है इसको हम कहते हैं वेस्ट बैंक। ओके, तो इस पूरे एग्रीमेंट का एक मेन क्रस्ट ये भी है कि ये इजराइल को रोकेगा एनेक्सेशन वेस्ट बैंक की, क्योंकि इजराइल कहता है कि हमारा एक सॉवरेन राइट है वेस्ट बैंक के ऊपर, और हम पूरा एनेक्स करेंगे वेस्ट बैंक को। और ये हमेशा उनके जो इलेक्शंस होते हैं उसमें बहुत बड़ा एक हमेशा से मुद्दा रहा है कि हम जो पैलेस्टाइन के जो कंट्रोल में इस समय वेस्ट बैंक है उस पूरे को एनेक्स करेंगे और हमारी सॉवरेनिटी है। तो पहली बात तो ये कुछ समय के लिए इजराइल का जो एनेक्सेशन प्लान है उसको स्टॉप करेगा, पूरी तरीके से स्टॉप नहीं है, कुछ समय के लिए होल्ड है। ओके, ये ध्यान रखिएगा, ये होल्ड है, ना कि पूर्ण रूप से स्टॉप है। ठीक है, और ये अब यूएई इजराइल के संग रिलेशन बढ़ाने वाला अब तीसरा अरब नेशन बन गया है। सबसे पहले तो इजिप्ट ने 1987 में रिलेशन बनाए थे इजराइल के संग, उसके बाद जॉर्डन ने, और अब जाके यूएई ने 2020 में अमेरिका के थ्रू पूरे मतलब इजराइल के संग अपने रिलेशन बढ़ाए हैं। तो ये 70 सालों में इजराइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है, क्योंकि पहली बात अरब का इतना जो इंपॉर्टेंट कंट्री है, खासकर यूएसए के भी कंटेक्स्ट में, क्योंकि यूएसए काफ़ी बड़ा पार्टनर है यूएई का, और इतना बड़ा जब ह्यूज ऑयल एंड गैस का रिच कंट्री जब आपको रिकॉग्निशन देता है तो ये बहुत बड़ी जीत होती है वर्ल्ड लेवल पर कि आपकी एक इंपॉर्टेंस धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, तो ये 70 सालों में इजराइल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिप्लोमेटिक विन है इजराइल के लिए। खासकर इन्होंने स्टॉप करा है, कुछ समय के लिए होल्ड करा है, यानी कि एनेक्सेशन प्लान पूर्ण रूप से बंद नहीं करेंगे, और एम्बेसी का एक्सचेंज किया है। तो ये काफ़ी बड़ी जीत है खासकर इजराइल के लिए। ठीक है, और इस पूरे जो बोला जाता है कि जो पूरी एग्रीमेंट है, जो पूरा एग्रीमेंट हुआ है, ये इसका एक मेन पीछे कारण ये भी है कि ईरान का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है इजराइल में, और ख़ासकर यूएई को भी काफ़ी डर रहता है। तो देखिए, जैसे हम बताते हैं कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है, तो इजराइल और यूएई दोनों का ही दुश्मन ईरान है। तो दोनों ने एंटी ईरान अलायंस के तहत एक एग्रीमेंट करा है, और इस एग्रीमेंट का जो मेन कारण है वो है ईरान। ओके, तो एक तो मेन कारण ईरान हो गया, और किसके कारण हुआ, ये है यूएसए कारण, क्योंकि यूएसए ने काफ़ी ज़्यादा सैंक्शन लगा रखे हैं ईरान पर। तो ये यूएसए के लिए भी एक जीत है कि उसने एक मिडिल ईस्ट में एंटी ईरान अलायंस को मजबूत किया है। ओके, अब हम देखेंगे कि इसमें जो पूरा जो एग्रीमेंट था, इसमें यूएसए का क्या फ़ायदा हुआ है। तो देखिए, नवंबर 2020 में यूएसए में इलेक्शन है प्रेसिडेंसी के, और डोनाल्ड जे ट्रंप यानी कि जो इस समय करंट प्रेसिडेंट है, उनके लिए पॉइंट आ गया है अपने लोगों के सामने कहने के लिए कि हमने किस तरीके से मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित की है। जो दो बड़े राइवलरी नेशन थे यानी कि इजराइल और यूएई, उनके बीच में पीस एग्रीमेंट करा दिया, इससे जो मिडिल ईस्ट में शांति होगी, और जो हमारे सोल्जर पहले से डिप्लॉयड हैं पूरे मिडिल ईस्ट में, उनको हम धीरे धीरे वापस ला सकेंगे। क्योंकि यूएसए में एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि हम अपने सोल्जर्स दूसरे नेशंस में क्यों भेजें, वहाँ पे हमारे जो सिटीजन्स हैं यानी कि यूएसए के जो सिटीजन्स हैं वो मरते हैं, तो हम क्यों भेजें। तो अब अमेरिका के पास एक काफ़ी अच्छा पॉइंट आ गया है अपने इलेक्शन के दौरान, कि खासकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए, कि मैंने पीस ट्रीटी साइन करवा दी है, और इससे मिडिल ईस्ट में काफ़ी शांति आ जाएगी। इसमें एक दूसरा पॉइंट ये भी है कि यूएसए पूरी तरीके से सफल नहीं हुआ है अपने पीस ट्रीटी
अभियान में या एग्रीमेंट जो भी हम इसे कहें, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अभी भी आईएसएस के कुछ अंश अभी भी मौजूद हैं। और जो यूएसए की एक पॉलिसी थी कि हम इजराइल और पैलेस्टीन का जो इशू है, उसका जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, हम उसको सुलझा देंगे, वो अभी भी डिस्प्यूटेड ही है। उसमें किस तरीके की आगे एंगेजमेंट नहीं हुई यूएसए की तरफ। तो ये हाफ विन आप कह सकते हैं, हाफ विन हम इसे कह सकते हैं। ओके, तो देखिए, और साथ ही साथ हम देखेंगे जो यूएसए एक जो अलायंस बनाना चाहता था, एंटी ईरान अलायंस, ये काफ़ी बड़ा उसके लिए मददगार होगा, क्योंकि ईरान जो काफ़ी बड़ा राइवलरी है यूएसए का, तो यूएसए को काफ़ी मदद मिलेगी यूएई और इजराइल के एग्रीमेंट से। खासकर सऊदी अरेबिया इस पूरे जो एंटी ईरान जो अलायंस बनेगा उसके सेंटर में रहेगा। तो सऊदी अरेबिया के हमने देखा कि ईस्ट की तरफ यूएई हो गया और वेस्ट की तरफ इजराइल हो गया, तो ये दोनों से हेल्प ले सकेगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया के अभी भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं, इनडायरेक्ट एग्रीमेंट चलते रहते हैं बिहाइंड द डोर्स, लेकिन इनके कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। सऊदी अरेबिया, जितना अंदाज़ा है, जो मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं, सऊदी अरेबिया भी अब यूएई का रास्ता अपनाएगा और धीरे धीरे जो अपने रिलेशंस हैं वो नॉर्मलाइज करेगा इजराइल के संग। क्योंकि सऊदी अरेबिया के संग एक दिक्कत ये है कि वहाँ की जो सोसाइटी है वो थोड़ी सी कंजर्वेटिव है, तो वहाँ के जो क्राउन प्रिंस है उनको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन धीरे धीरे वो इजराइल के संग रिलेशन नॉर्मल करेंगे। ओके, खासकर एंटी ईरान के एजेंडे के तहत। ओके, तो ईरान सऊदी अरेबिया हमेशा सेंटर में रहेगा यूएसए के लिए, खासकर जब हम मिडिल ईस्ट पॉलिसीज की बात करेंगे यूएसए की। ओके, तो देखिए, अब इसमें इजराइल का जो पूरी एग्रीमेंट हुआ है उसको हम धीरे धीरे देख रहे हैं, जैसे यूएसए को क्या फ़ायदा हुआ। अब हम देखेंगे कि इजराइल को इस पूरे एग्रीमेंट से क्या फ़ायदा हुआ है। तो देखिए, जैसे पूरी दुनिया में कोविड-19 ने इम्पैक्ट करा है, सभी देशों को इम्पैक्ट करा है, और उसमें इजराइल भी शामिल है। तो इजराइल में क्या हुआ है कि कोविड-19 के कारण जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो पूरी तरीके से शट डाउन हो गए हैं, काफ़ी लोगों की मौत हुई है। इंडिया के मुकाबले काफ़ी कम हुई है, लेकिन जब हम उनके क्या नाम है पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो काफ़ी मौतें हुई हैं, बिजनेस बिल्कुल ठप पड़ गई, इकोनॉमी बिल्कुल चरमरा गई है। और वहाँ पर एक दिक्कत ये भी है कि वहाँ पर पॉलिटिकल क्राइसिस आ रखा है, वहाँ पर किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं है ताकि वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर सके। तो अब इस मिसमैनेजमेंट के दौरान, यानी कि कोविड-19 के मिसमैनेजमेंट के दौरान, अब प्राइम मिनिस्टर को एक पॉइंट मिल गया अपनी इमेज को सुधारने के लिए। और इस समय जब जो वहाँ के जो पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू, उनके खिलाफ 3 क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, जिसमें एक मनी लॉन्ड्रिंग का भी शामिल है, करप्शन का शामिल है। तो अब उन्हें एक पॉइंट मिल गया अपने इलेक्शन के दौरान कि हमने इजराइल की जो छवि है, यानी कि इजराइल की जो पोजीशन है वर्ल्ड लेवल पर, उसको सही किया है। और ये अब इलेक्शन में काफ़ी अच्छा उसे, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, भुनाएंगे उसे, ठीक है, उसका बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करेंगे अपनी कंट्री में अपने इलेक्शन को जीतने के लिए। तो एक तो पीएम जो बेंजामिन नेतन्याहू, उनके लिए ये होगी अपनी इमेज को अच्छा करेंगे, और खासकर जो गवर्नमेंट क्राइसिस है ये वहाँ पे हो सकता है स्टेबिलिटी ला दे, क्योंकि जो अभी रिसेंट 2 से 3 जो इलेक्शन हुए हैं उसमें किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली है। ओके, और ये एक काफ़ी अच्छा स्टेप है, ताकि इजराइल की नज़र से कि धीरे धीरे अब जब यूएई ने समर्थन दे दिया है, रिकॉग्निशन दे दिया है इजराइल को कि हाँ हम डिप्लोमेटिक रिलेशन आगे बढ़ाएंगे, तो इससे एक स्टेप फर्दर ये होता है कि जो दूसरे अरब नेशंस हैं वो भी धीरे धीरे अब जो रिलेशन है उनको नॉर्मलाइज करने की कंडीशन में आगे बढ़ेंगे। ओके, तो और हम ये कह सकते हैं कि ये रियल डिप्लोमेटिक विन है इजराइल के लिए, खासकर क्योंकि उसे अब 70 सालों बाद यूएई का रिकॉग्निशन मिला है, खासकर इतने बड़े नेशन का जो इतना रिच है ऑयल एंड गैस के मामले में। और ये काफ़ी मदद करेगा इजराइल को हमास से लड़ने के लिए। हमास एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है गाजा स्ट्रिप की तरफ। मैंने आपको क्या बताया था कि जो इजराइल का जो नॉर्थ हिस्सा है वो है वेस्ट बैंक, और जो साउथ हिस्सा है वो है हमास। तो जो साउथ का एरिया है वो है गाजा स्ट्रिप। तो गाजा स्ट्रिप को पूरा कंट्रोल करता है हमास। तो हमास एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है यूएसए की, यूएसए ने उसे एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर रखा है। तो हमास से लड़ने में भी ये काफ़ी मदद देगा, ताकि ये सपोर्ट ले सकता है दूसरे अरब नेशन से इजराइल। ओके, आगे देखते हैं। तो देखिए, और अब हम देखेंगे कि यूएई के लिए इसमें इस पूरे एग्रीमेंट से
क्या फ़ायदा हुआ है। देखिए पहले हमने यूएसए को देखा, इसके बाद हमने इसराइल को देखा, अब हम देख रहे हैं यूएई के लिए क्या फ़ायदा रहा है। तो देखिए ज़्यादा तो नहीं, इससे इनका ट्रेड बढ़ेगा, जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बढ़ेगी, क्योंकि इनको भी हर्ट बहुत ज़्यादा किया कोविड-19 ने, वहाँ जो बिजनेस लॉसेज हुए हैं, और बायलैटरल रिलेशन धीरे धीरे बढ़ेंगे इसराइल के संग। ओके, तो एक ये कि पूरे जो मिडिल ईस्ट जो नेशंस हैं उनमें धीरे धीरे पीस कायम होगी, क्योंकि जब राइवलरी होगी तो वॉर की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, चाहे वो छोटी वॉर हो, लेकिन जो नॉर्मल सी लाइफ है, जो नॉर्मल पीपल है, उनके लिए काफ़ी दिक्कत होगी। ओके, तो जब हम एग्रीमेंट इन्होंने कर लिया है तो इससे ये कि इकोनॉमी बढ़ेगी, ट्रेड बढ़ेगा, और जहाँ ट्रेड बढ़ता है वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट और पीस अपने आप आ ही जाती है। ओके, तो इस पूरे जो पूरा एग्रीमेंट हुआ है उसमें पैलेस्टीन का क्या रिएक्शन था। तो देखिए पैलेस्टीन कौन से एरिया को कहते हैं, मैं आपको दोबारा से दिखा दूं। देखिए ये जो मैंने बताया था आपको, ये है इजराइल, ठीक है। तो इजराइल का मैंने आपको क्या बताया था कि जो नॉर्थ हिस्सा है इसको कहते हैं वेस्ट बैंक, और जो साउथ का हिस्सा है, साउथ का जो हिस्सा है इसको कहते हैं हम गाजा स्ट्रिप। तो इन दोनों को मिला के हम कहते हैं पैलेस्टीन। और पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट है कि इजराइल ने बहुत ज़्यादा लैंड एनेक्स कर लिए पैलेस्टीन की। ओके, तो पैलेस्टीन की तरफ से क्या रिएक्शन आया है, पैलेस्टीन ने ये बोला है, पैलेस्टीन का जो एरिया है गाजा स्ट्रिप में मैंने आपको बताया था जैसे हमास वहाँ कंट्रोल करता है, ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन है यूएसए के आधार पर। तो हमास ने ये बोला है कि ये जो एग्रीमेंट है ये फर्दर अलाउ करेगा इजराइल को, ताकि वो पैलेस्टीन की लैंड एनेक्स कर ले, यानी कि उन्हें हथियार ले किसी तरीके से। ठीक है, कुछ समय के लिए होल्ड करा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे एनेक्स नहीं करेगा। तो हमास ने ये बोला है कि ये अलाउ करेगा इजराइल को, ताकि वो पूरी लैंड एनेक्स कर ले पैलेस्टीन की। तो अब देखिए इसमें इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्या है। तो देखिए पूरा एग्रीमेंट हुआ मिडिल ईस्ट नेशंस के संग, मिडिल ईस्ट नेशन में पीस आई, अच्छी बात है, बायलैटरल रिलेशन आई, ये भी अच्छी बात है। लेकिन इससे देखिए इंडिया का एक दिक्कत एक ये भी हो सकती है कि देखिए हमारे काफ़ी अच्छे रिलेशन हैं ईरान के साथ। ओके, और ख़ासकर जो हम चाबार पोर्ट बना रहे हैं ईरान में, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो ग्वादर पोर्ट से compete करने के लिए जो चाइना बना रहा पाकिस्तान में, तो उससे compete करने के लिए हम चाबार बना रहे ईरान में। तो जब मिडिल ईस्ट नेशन में एंटी ईरान अलायंस बनेगा तो इंडिया के लिए काफ़ी दिक्कत हो जाएगी कि डिप्लोमेटिक रिलेशन ईरान और यूएई और इजराइल के संग एक जैसे बना पाना, खासकर एक ऐसे एरा में जहाँ पे ईरान काफ़ी ऑयल रिच कंट्री है। तो देखिए इंडिया के संग सबसे बड़ी दिक्कत यही होगी कि इंडिया को ही बैलेंस करना पड़ेगा ईरान, यूएई और इजराइल के बीच। ओके, तो ये बहुत बड़ा एक इंडिया के लिए एक दिक्कत भरी बात हो सकती है। और दूसरा एक ये है कि जैसे ही हम इस एग्रीमेंट का किस तरीके से, चाहे हम शांत रहते हैं चाहे हम समर्थन देते हैं, क्योंकि शांत रहने का मतलब भी वर्ल्ड लेवल पर समर्थन देना ही होता है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि हम जो इजराइल का एनेक्सेशन है, जो वर्ल्ड लेवल पर बोला जाता है कि ये इलीगल एनेक्सेशन है पैलेस्टीन का, इसका मतलब है कि हम इजराइल के एनेक्सेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। इजराइल की जैसी पॉलिसी है पैलेस्टीन के खिलाफ, क्योंकि इजराइल पे बहुत ज़्यादा आरोप लगे कि वो ह्यूमन राइट्स का बहुत ज़्यादा वायलेशन करता है, और हम इजराइल का इस इलीगल एनेक्सेशन और ह्यूमन राइट्स वायलेशन में साथ दे रहे हैं। तो इंडिया के लिए काफ़ी ये इस समय प्रॉब्लमेटिक कंडीशन खड़ी हो सकती है कि हमें जहाँ डिप्लोमेटिक रिलेशन भी मेंटेन करने हैं, और साथ ही हमें ये भी देखना है कि इजराइल और पैलेस्टीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको नॉर्मल सी लेवल पर किस तरीके से लाया जाए। ओके, क्योंकि इंडिया का एक ह्यूज रोल है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन जो टू नेशन थ्योरी के आधार पर हुआ था, उसी को पैलेस्टीन भी यही कहता है कि इजराइल से भी हम टू नेशन थ्योरी के आधार पर अलग अलग हैं, और इजराइल हमारा इलीगली एनेक्सेशन कर रहा है। ओके, इलीगली एनेक्सेशन कर रहा है। तो ये था इस वीडियो का अंत। आई होप कि आपने एंजॉय किया हो। आपको अगर कोई भी दिक्कत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। आप सभी के लिए इस समय सवाल ये है कि इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन सी पार्टी के हैं, आपको ये बताना है कौन सी पार्टी से अभी वो प्राइम मिनिस्टर हैं, कौन सी पार्टी से वो चुनाव लड़े हैं। थैंक यू।